वन पीस का एपिसोड नंबर 957 ने जिस तरह से सभी को झटका दिया था वो सबको याद है भाई, एक से एक झटके दिए थे उसने। अब हम लोग जो इस वीडियो में उसके बारे में बात नहीं करेंगे, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे वन पीस के एपिसोड नंबर 958 के बारे में। ये एपिसोड की स्टार्टिंग में तुम देख सकते हो न्यू मरीन बेस को। जब अकाइनो जो फ्लीट एडमिरल बना तो उसने क्या किया, मरीन बेस को सीधा ट्रांसफर करके न्यू वर्ल्ड में शिफ्ट करवा दिया ताकि जो कोई भी नया पायरेट सेल के लिए निकलेगा उसे वहीं पे धर दबोचा जाए। अब यहाँ पर अकाइनो और फुजीतोरा आपस में बात कर रहे हैं और यहाँ पर एक बात तो पता चलता है कि अकाइनो खुश नहीं है वॉरलॉर्ड सिस्टम के बंद होने से, और फुजीतोरा उसे बताता है कि तुमने अपनी आंखों से कभी भी वॉरलॉर्ड्स का आतंक नहीं देखा है, इस वजह से तुम जो है वॉरलॉर्ड्स को सपोर्ट कर रहे हो। अब इन दोनों की बातचीत में एक और बात पता चलती है जो कि है एसएसजी की। अब फुजीतोरा को लगता है कि एसएसजी जो है वो चीज़ है जो कि वॉरलॉर्ड को सरपास करेगी, जो कि मरीन के सपोर्ट करेगी, और एसएसजी तो जरूर सपोर्ट करेगी। अब जिसको एसएसजी का मतलब नहीं पता उनको बता देना चाहता हूँ कि एसएसजी का फुल फॉर्म होता है सुपर साइंस ग्रुप। हाँ, वही डॉक्टर वेगापंक वाली। अब ये डॉक्टर वेगापंक जो है अपने ग्रुप के साथ क्या चीज़ लेकर के आएगा, या फिर क्या उनके पास पोटेंशियल है कि वो वॉरलॉर्ड के बराबर की ताकत रख सकते हैं, क्या पता यार, वो तो हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा। अब मुझे नहीं लगता कि ये लोग वॉरलॉर्ड को रिप्लेस कर पाएंगे कभी। अब अगर तुम्हें लगता है कि वॉरलॉर्ड सिस्टम बंद होने से पायरेट्स को नुकसान हो गया, सारे वॉरलॉर्ड्स को पीछे जो खतरा पड़ गया, तो यार मेरे हिसाब से तो मरीन को उल्टा खतरा है, क्योंकि अब जो वॉरलॉर्ड्स फ्री हो चुके हैं वो किसी के साथ जाकर के हाथ मिला सकते हैं, अलायंस बना सकते हैं। तुम एक टाइम के लिए सोचो, अगर हॉकाई मीहॉक, वैसे तो वो अकेले ट्रैवल करता है, लेकिन वो जाकर के मान लो अपने राइवल के साथ हाथ मिला लेता है, यानी कि सैंक्स के साथ, तो फिर उसे वर्ल्ड की कौन सी ताकत रोक पाएगी भैया? सैंक्स और इधर हॉकाई। तुम सोचो, ऐसा तो होने वाला नहीं है, लेकिन अगर एक टाइम के लिए सोचो। यहाँ पर एंड में अकाइनो फुजीतोरा को ये भी बताता है कि बिग मॉम और काइडो ने साथ में हाथ मिला लिया। फुजीतोरा कहता है क्या बात करो, रिटर्न ऑफ रॉक्स पायरेट। अकाइनो ये सुनकर के कहता है उन्हें लेजेंड्स की तरह ट्रीट मत कर, मेन प्रॉब्लम रॉक्स पायरेट या बिग मॉम और काइडो नहीं है, यहाँ पर मेन प्रॉब्लम यह है कि वो वॉरलॉर्ड्स की वजह से थोड़ा ज्यादा ही बिजी है। अब यहाँ पर एक और सवाल उठता है, फुजीतोरा जा कहाँ रहा? तो मेरे हिसाब से वो बो हैनकॉक को पकड़ने के लिए अमेज़न लिली आइलैंड जा रहा है, कुबी के साथ मिलकर के वो पकड़ना चाहता है, वो कुबी के हेल्प करेगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मरीन के शिप को रास्ते में जाते वक्त एक सी किंग दिखता है। अब सी किंग कहाँ पाया जाता है? काम बेल्ट में यार, और काम बेल्ट के बगल में एक ही आइलैंड है जो कि है अमेज़न लिली आइलैंड। तो अमेज़न लिली आइलैंड ही जा रहा है मेरे हिसाब से फुजीतोरा। और सबसे बड़ा एडवांटेज फुजीतोरा को यह है कि फुजीतोरा अंधा है, तो इस हिसाब से जो बो हैनकॉक की जो लव बीम है उस पर काम नहीं करेगी। अब वो देख पाएगा तब ना बो हैनकॉक के प्यार के चक्कर में पड़ेगा। इसके बाद आगे हमें मरीन बेस में जो है मरीन्स को दिखाया जाता है, और जितने भी न्यू मरीन्स है उनको जो है ये देख करके काफ़ी ज़्यादा हैरान है, क्योंकि बिग मॉम और काइडो ने आपस में हाथ मिला लिया, उनके पैरों को नीचे से जमीन खिसक गई है, क्योंकि उनको जहाँ तक पता है वो लोग दोनों आपस में दुश्मन है। बट ये लोग बोल रहे हैं कि आखिर ये लोग दोनों आपस में हाथ कैसे मिला लिए। अब इनका डाउट जो है क्लियर करता है सैनगोकू आकर के। सैनगोकू आकर के बताता है कि बिग मॉम और काइडो पुराने क्रूमेट्स है, और वो ये भी बताता है रॉक्स पायरेट के बारे में। वो उन्हें बताता है कि तुम लोगों ने इसका नाम पहले कभी नहीं सुना होगा। वो उन्हें बताता है आज से कई सालों पहले एक लेजेंडरी क्रू हुआ करता था, रॉक्स पायरेट क्रू। अब उनका अड्डा और कहीं नहीं, वो जो ब्लैक बियर्ड जिस जगह पे अड्डा बना के रखा है ना, वही अड्डे पे जो है रॉक्स पायरेट क्रू का अड्डा हुआ करता था। वो क्रू किस टाइप की थी? वो अपने से कमजोर क्रूमेट्स को जो खुद ही मार डालती थी, अपने क्रूज को मारने के लिए वो जानी जाती थी। और उस क्रू में काम करते थे भैया हमारे एडवर्ड न्यूगेट उर्फ वाइट बियर्ड, वो बंदा जिसको वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का खिताब दिया गया है। वो अपने प्राइम टाइम पे रॉक्स डी ज़ैबक के यहाँ क्रूमेट्स था। उसके बाद आता था सालेट लिलेन उर्फ बिग मॉम, और उस वक्त बिग मॉम जो है काफ़ी ज़्यादा यंग थी और काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त दिखती थी। कुछ भी बोलो यार, यंग बिग मॉम काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखती थी। उसके बाद आता था हमारा यंग काइडो, और ये लोग सब ना रॉक्स पायरेट के अंदर काम करते थे, और रॉक्स पायरेट का कैप्टन और कोई नहीं रॉक्स डी ज़ैबक था। अब रॉक्स डी ज़ैबक के बारे में हमें बहुत कम पता है, बस इतना जान लो वो भी एक डी क्लैन से बिलोंग करता था। अब डी क्लैन वाले कितने खतरनाक हो सकते हैं तुम्हें अच्छे से पता है। अब तुम ये बात सुन करके तुम्हारे पैर के नीचे से एक बार फिर से जमीन खिसक गई होगी, जिस तरह से इन मरीन की खिसकी, क्योंकि अब इनके दिमाग में यही चल रहा होगा कि आखिर साला ये लोग टूटा कैसे, ये क्रू को कौन हराया। तो यह आज से 38 साल पहले गॉड वैली पे कदम रखा था मंकी डी गार्प ने, और उस दिन उसने अपने पंचेस की बौछार कर दी थी, और उसके आगे कोई नहीं रुका। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद सैनगोकू कहता है। उस दिन मंकी डी गार्प के आगे कोई नहीं टिका। लेकिन अब तुम एक बात सोचो, क्या सही में अकेला मंकी डी गार्प उन चारों को हरा सकता है? नहीं यार,
अब इसके बाद सेनगोकू ये भी बताता है कि इस इंसिडेंट के बाद मंकी डी गार्प को हीरो ऑफ द मरीन कहा जाने लगा। सेनगोकू कहता है गार्प कभी भी इस बारे में बात क्यों नहीं करता, क्योंकि उस दिन गार्प ने एक पायरेट के साथ हाथ मिलाया था और वो पायरेट कोई और नहीं गोल्ड डी रॉजर था। पायरेट किंग के साथ उसने हाथ मिला था और दोनों ने मिलकर रॉक्स पायरेट की मतलब बैंड बजा दी थी। दोनों ने मिलकर पूरा का पूरा आइलैंड ही तबाह कर दिया। तो वो जो आइलैंड था ना गॉड वेले, अभी जो मैप में एग्जिस्ट नहीं करता। बट अगर तुम मुझसे पूछो तो मेरे हिसाब से वो मैप में अभी भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि अगर तुम सेनगोकू की बात को ध्यान से सुनो तो यहाँ पर सेनगोकू बताता है कि ये सब लफड़े के बाद सेलेस्टियल ड्रैगन ने जो है इस मामले को पूरा का पूरा रफा दफा कर दिया, इतिहास को पूरी तरह से दबा दिया, मिटा दिया लगभग समझो। इसीलिए कुछ लोगों को ही पता है इस बारे में। अब देखो यार, सेलेस्टियल ड्रैगन ने उस इतिहास को क्यों मिटाया होगा? देखो उन लोग को सिर्फ एक ही चीज़ से प्रॉब्लम है, वॉइड सेंचुरी के इतिहास के बारे में। तो मुझे जहाँ तक लगता है रॉक्सटी ज़ेबेक जो इनका कैप्टन था उसने जो है वॉइड सेंचुरी का इतिहास खंगालने की कोशिश की थी, क्योंकि यहाँ पर यह भी बताता है सेनगोकू की रॉक्सटी ज़ेबेक का सपना था किंग ऑफ द वर्ल्ड बनने का। अब अगर उसको किंग ऑफ द वर्ल्ड बनना ही था तो वो पक्का इतिहास खंगालने की कोशिश जरूर किया होगा, या फिर उसे जो शायद वर्ल्ड सेंचुरी के इतिहास के बारे में भी पता चल चुका होगा। और इस वजह से जो सेलेस्टियल ड्रैगन ने उस पूरे के पूरे हिस्ट्री को ही मिटा दिया, पूरा तरह से चेंज कर दिया। अब तुम एक बात सोचो, गार्प ने इतने सारे कारनामे किए हुए हैं लेकिन फिर भी वो अभी भी फ्लीट एडमिरल क्यों नहीं बना? तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि गार्प को बहुत बार ऑफर किया गया, यहाँ पर सेनगोकू बताता है, लेकिन गार्प हमेशा मना कर देता है क्योंकि उसे सेलेस्टियल ड्रैगन बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन जो फ्लीट एडमिरल होता है वो डायरेक्ट ऑर्डर सुनता है सेलेस्टियल ड्रैगन का। अब गार्प को जब अगर कोई और मरीन होता तो कब का उसे निकाल देते, लेकिन गार्प के अचीवमेंट्स और उसके मेडल्स ही इतने ज़्यादा है ना कि उसे कोई नहीं निकाल सकता। खैर ये सब कारनामा हो गया, अब आगे जो है और झटके पड़ेंगे, क्योंकि आगे तुम्हें मिलेंगे बाउंटीज के बारे में और यहाँ पर होगी बाउंटीज रिवील योंकोस की। तो सबसे पहला बाउंटी रिवील जो कि होगा मार्शल डी टीच का, जो कि 1 साल पहले योंको बना, नाम ब्लैक बियर्ड। 2.247 बिलियन बैरिज। भाई साहब बाउंटी देख रहे हो, 2 साल में इसने क्या कारनामा कर दिया, इतनी तगड़ी बाउंटी हो गई है उसकी। बट अगर तुम्हें लगता है कि ये बहुत ज्यादा हो गया तो आगे आने वाले जो कैरेक्टर्स है ना ये इनके भी बाप हैं। तो सबसे पहला बंदा जिसकी बाउंटी इसकी लगभग डबल है, ब्लैक बियर्ड से लगभग डबल है भैया, वो बंदा जिसने अपने दम पे पूरा का पूरा मरीनफोर्ड वॉर रुकवा दिया था, रेड हेयर मैन। उसकी बाउंटी है 4.048 बिलियन बैरिज। भाई साहब बोला था ना इसकी डबल होगी, लगभग डबल है। इसके बाद आती है हमारी सार्लेट लिलिन, उसकी बाउंटी है 4.388 बिलियन बैरिज। इसकी भी बाउंटी ब्लैक बियर्ड से डबल है। लेकिन इसके बाद जो बंदा आ रहा ना कैप्टन ऑफ द बीस्ट पायरेट, इसकी बाउंटी सही में यार ब्लैक बियर्ड के बाउंटी से डबल से भी ज्यादा है। तो काइडो की बाउंटी है 4.611 बिलियन बैरिज। अब यार यहाँ पे ही नहीं रुक जाओ, यहाँ पे पिक्चर खत्म नहीं हुआ, आगे ड्रामा और बाकी है। आगे सुनो, एडवर्ड न्यूगेट उर्फ वाइड बियर्ड की बाउंटी 5.046 बिलियन बैरिज। अब यार इससे भी ज्यादा एक बंदे का है, वो है पायरेट किंग का, उनका बाउंटी है 5.564 बिलियन बैरिज। ये बहुत ज्यादा बाउंटी है यार। लेकिन मैं यहाँ पर ये सोच रहा हूँ जब लूफी पायरेट किंग बन जाएगा तो सोचो उसकी बाउंटी इतनी ज्यादा होगी, इन लोगों से ज्यादा। मतलब तुम सोच सकते हो ना वो किन किन को सरपास करेगा। ये बाउंटी मतलब 5 बिलियन से भी ऊपर है, 6 बिलियन जाएगा क्या यार। अब अगर तुम्हें लगता है कि ये सब झटका खाने के बाद ये सब पिक्चर का एंड हो गया तो अभी नहीं हुआ है, अभी एक और झटका खाना बाकी है। इसके बाद आता है आकाइनो। आकाइनो और सेनगोकू आपस में बात करते हैं। यहाँ पर बताता है कि एक बंदा था जिसे जो व्हाइट बियर्ड ने वानो कुनी से उठाया था, वो बंदा एडवर्ड न्यूगेट के शिप का कमांडर था। और उसके बाद रॉजर के आखिरी सफर के टाइम पे वो रॉजर को वन पीस खोजने में भी हेल्प करता है। वो बंदा कोई और नहीं, वानो का शोगुन, वानो का रूलर कोजुकी ओडेन था। तो गाइज इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म होता है, लेकिन ये वीडियो खत्म नहीं हुआ। मैं जाते जाते एक और रिवील करता हुआ जाऊंगा, मतलब एक और झटका देते हुए जाऊंगा। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के लाइक एम के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो का लाइक एम है 200 लाइक का। अगर तुम ये 200 लाइक का एम कंप्लीट करवाते हो तो नेक्स्ट संडे भी आने वाले एपिसोड का मैं रिव्यू जरूर करूंगा। अब यार बात कर लेते हैं उस रिवील के बारे में। तो वो रिवील और कुछ नहीं था यार, नेक्स्ट संडे तुम्हें जो नेक्स्ट एपिसोड पे तुम्हें देखने को मिल सकता है कोजुकी ओडेन की बैक स्टोरी, कोजुकी ओडेन वर्सेस वाइट बियर्ड क्लैश, और साथ में आने वाले टाइम पे पायरेट किंग वर्सेस
वाइट बियर्ड के बीच का क्लैश भी तुम्हें देखने को मिलेगा। क्या तुम लोग एक्साइटेड हो या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब मारो और बेल आइकन जरूर ऑन करो, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और साथ ही अपने जितने भी वन पीस फ्रेंड्स हैं उनको जो है ये वीडियो शेयर करो, मेरे वीडियोस को शेयर करो, उन्हें बताओ कि एक बंदा है जो वन पीस पे वीडियोस बनाता है वो भी हिंदी में। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।